उस रात कमरे की बत्तियां बुझी हुई थीं, लेकिन कबीर और मीरा की सांसों की गर्मी ने अंधेरे को भी सुलगा रखा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर दो जिस्म एक होने के लिए तड़प रहे थे। मीरा की रश्मि साड़ी कब फर्श पर गिर गई, किसी को होश नहीं था। कबीर की सख्त उंगलियां जब मीरा की नाजुक कमर पर कसने लगी तो मीरा के होठों से एक मदहोश कर देने वाली सिसकी निकली। कबीर। बरसों का इंतजार, तड़प और समाज की वो दीवारें आज उस बंद कमरे में पिघल रही थीं। कबीर ने उसे अपनी बाहों में ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई अपनी जिंदगी की आखिरी सांस को थामना चाहता हो। लेकिन जिस्मों के इस बेपनाह मिलन से पहले रूहों का वो सफर जानना जरूरी है, जिसने एक मामूली अखबार वाले को एक करोड़पति मालकिन के दिल का बादशाह बना दिया। मेरा नाम कबीर है, तब मेरी जिंदगी सूरज उगने से पहले शुरू होती थी और आधी रात के बाद खत्मत सुबह के 4 बजते ही, जब पूरा शहर अपनी मखमली रजाई में सपने देख रहा होता था। मेरी पुरानी साइकिल के पहिए सड़कों पर दौड़ने लगते थे। ठंड हो या बारिश, अखबार बांटना मेरा धर्म था और मजबूरी भी। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से भी नीचे एक गरीब तबके से ताल्लुक रखता था। पिताजी एक पुराना ऑटो रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। मेरा सपना था MBA करना, एक बड़ा आदमी बनना, लेकिन फिलहाल हकीकत ये थी कि कॉलेज की फीस भरने के लिए मुझे सुबह 4 बजे उठकर 250 घरों में अखबार फेंकना पड़ता था। एक दिन बारिश बहुत तेज थी, सड़कें कीचड़ से भरी हुई थी। मैं अपनी बरसाती पहने साइकिल को धकेलता हुआ शहर के सबसे रईस इलाके गुलमोहर पार्क पहुंचा। वहां कोठी नंबर 12, जो शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून सिंघानिया का था, वहां मैंने ब्रेक लगाया। हमेशा की तरह मैंने साइकिल से उतरे बिना ही अखबार का बंडल मोड़ा और उसे गेट के ऊपर से अंदर पोर्च में फेंक दिया। अखबार हवा में लहराता हुआ सीधा कीचड़ भरे पानी के एक गड्ढे में जा गिरा। अरे, यह क्या बदतमीजी है! एक कड़क और सुरीली आवाज ने मेरे कदम रोक दिए तो मैंने मुड़कर देखा। बालकनी में एक लड़की खड़ी थी। उम्र करीब 24 साल, दूध जैसा रंग और चेहरे पर अमीर होने का एक अलग ही गुरूरा वो मीरा सिंघानिया थी। उसने हाथ में कॉफी का मग पकड़ा हुआ था और गुस्से से मुझे घूर रही थी। अखबार ऐसे फेंका जाता है क्या? तुम्हें दिखता नहीं कि नीचे पानी भरा है? अगर ये अखबार मेरे डैड ने पढ़ने के लिए मांगा और ये गीला मिला तो तुम्हारी एजेंसी की शिकायत करके तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। साइकिल से उतरकर इसे सलीके से थैली में नहीं रख सकते? उसकी डांट में एक अजीब सी तलखी थी। मैं भीगा हुआ था, ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे पसीने से तर कर दिया। मैं साइकिल से उतरा, गेट खोला और कीचड़ में सने अखबार को उठाया। अपनी शर्ट से उसे पोंछा और फिर प्लास्टिक की थैली में डालकर गेट पर टंगी टोकरी में रख दिया। सॉरी मैडम, मैंने धीमी आवाज में कहा। दरअसल मुझे 250 घरों में अखबार बांटना होता है और उसके बाद 8 बजे कॉलेज पहुंचना होता है, इसलिए थोड़ी जल्दी में था। आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसने मेरी सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस अपनी नाक सिकोड़ी और अंदर चली गई। लेकिन उस दिन के बाद से मेरी दिनचर्या में एक बदलाव आ गया। मैं चाहे कितनी भी जल्दी में क्यों न हो, सिंघानिया विला के पास हमेशा साइकिल रोकता, अखबार को बड़े प्यार से मोड़ता और उसे गेट पर लगी बास्केट में ही डालता। कभी कभी मीरा बालकनी में दिख जाती, कभी योगा करती हुई, कभी फोन पर बात करती हुई। मैं उसे छिपकर देखता और अपनी औकात याद करके आगे बढ़ जाता। एक मामूली अखबार वाला और एक करोड़पति शहजादी, हमारा मेल तो कहानियों में भी नामुमकिन था। वक्त गुजरता गया। एक दिन अचानक पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया। घर में कोहराम मच गया। उनका आधा शरीर काम करना बंद कर चुका था। अब ऑटो चलाने वाला कोई नहीं था। घर की कमाई का मुख्य जरिया बंद हो गया। माँ की सिलाई से सिर्फ राशन आ सकता था, पिताजी की दवाइयाँ नहीं। मैंने एक बड़ा फैसला लिया। सुबह अखबार बांटने के बाद, कॉलेज जाने से पहले और कॉलेज के बाद मैं खुद पिताजी का ऑटो चलाऊंगा। यह मेरे लिए शर्म की बात नहीं थी, लेकिन दोस्तों से छिपना पड़ता था। कोई देख ले तो क्या कहेगा कि MBA का छात्र ऑटो चला रहा है।
लेकिन पेट की आग शर्म को जलाकर राख कर देती है। एक तपती दोपहर मैं अखबार बांटने और कॉलेज के कुछ लेक्चर्स के बाद अपनी खाकी वर्दी पहनकर ऑटो लेकर खड़ा था। सवारी की तलाश थी। तभी सड़क के उस पार एक चमचमाती मर्सिडीज कार धुआं छोड़ते हुए बंद हो गई। ड्राइवर बोनट खोलकर परेशान खड़ा था। मैंने देखा, पिछली सीट का दरवाजा खुला और वही लड़की मीरा बाहर निकली। उसने एक महंगा बिजनेस सूट पहना था। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी देख रही थी और झुंझला रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मैं एक पल के लिए झिझका। अगर मैं उसके पास गया और उसने मुझे अखबार वाले के रूप में पहचान लिया तो, अगर उसने मुझे जलील किया तो। लेकिन फिर उसकी परेशानी देखकर रहा नहीं गया। मैं अपना पुराना ऑटो लेकर वहां पहुंचा। क्या हुआ मैडम, गाड़ी खराब हो गई? मैंने बहुत अदब से पूछा। मीरा ने मुझे देखा। उसकी आंखों में पहचान का कोई भाव नहीं था। शायद अमीरों के लिए हम जैसे लोग अदृश्य होते हैं। हाँ, रेडिएटर फट गया है शायद, वो परेशान होकर बोली। मुझे 20 मिनट में ताज होटल पहुंचना है। एक इंटरनेशनल डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है। कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। मैंने हिम्मत करके कहा, मैडम अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपको अपने ऑटो में छोड़ दूं। मैं शॉर्टकट जानता हूं, 15 मिनट में पहुंचा दूंगा। मीरा ने एक पल के लिए मेरे खटारा ऑटो को देखा, फिर अपनी घड़ी को। उसके पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, चलो, वो बोली और अपनी नाक पर रुमाल रखकर मेरे ऑटो में बैठ गई। मैं हवा से बातें करता हुआ ऑटो चलाने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिस लड़की को देखने के लिए मैं सुबह अखबार धीरे डालता था, आज वह मेरे ऑटो में मेरे पीछे बैठी थी। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, वो अपनी फाइल चेक कर रही थी। अचानक उसने सिर उठाया और मिरर में मेरी आंखों से उसकी आंखें मिलीं। तुम, वो कुछ पल के लिए रुकी, तुम वही हो ना जो सुबह अखबार बांटता है? मैं घबरा गया। जी मैडम, कबीर तो पहचान लिया आपने। तो ये ऑटो? उसने हैरानी से पूछा। तुम तो कह रहे थे तुम कॉलेज जाते हो। जी, पिताजी बीमार है मैडम, पैरालिसिस हो गया है। का घर चलाने के लिए और उनकी दवाइयों के लिए डबल शिफ्ट करनी पड़ती है। सुबह अखबार, दिन में कॉलेज और शाम को ऑटो। मीरा ने फाइल बंद कर दी। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी उम्र क्या है? 22 साल मैडम। इस उम्र में इतनी मेहनत। उसकी आवाज में अब वो कड़वाहट नहीं थी जो उस सुबह थी। तुम बहुत मेहनती हो कबीर। एक अमीर मालकिन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरा सीना चौड़ा हो गया। मुझे लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। लेकिन मेरी किस्मत शायद उस दिन मुझसे रूठी हुई थी। आधे रास्ते में, शहर के बीचों बीच, मेरे ऑटो ने भी झटके देने शुरू कर दिए। इंजन से एक अजीब सी आवाज आई और ऑटो बंद हो गया। हे भगवान, अब क्या हुआ? मीरा घबरा गई। मैं नीचे उतरा और चेक किया, पेट्रोल पाइप लीक हो रहा था। मैंने अपना सिर पीट लिया। सॉरी मैडम, पाइप फट गया है। इसे ठीक करने में आधा घंटा लगेगा। मीरा की आंखों में आंसू आने को थे। मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। कबीर, प्लीज कुछ करो। उसकी बेबसी मुझसे देखी नहीं गई। मैंने तुरंत अपनी जेब से नोकिया का पुराना फोन निकाला और अपने दोस्त साहिल को फोन किया। वो पास ही की बस्ती में रहता था और उसके पास एक सेकंड हैंड स्पोर्ट्स बाइक थी। भाई, तू जहां भी है, बस 5 मिनट में अपनी बाइक लेकर लिबर्टी चौक आ जा, बहुत इमरजेंसी है, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। साहिल 5 मिनट में वहां आ गया। मैंने उससे बाइक की चाबी ली और उसे ऑटो के पास रुकने को कहा। मैंने मीरा से कहा, मैडम ऑटो ठीक नहीं होगा, आप इस बाइक पर बैठिए, मैं आपको टाइम पर पहुंचा दूंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। मीरा ने अपनी टाइट स्कर्ट को देखा और फिर बाइक की ऊंची सीट को बाइक पर। मैडम, और कोई रास्ता नहीं है।
मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी सैंडल उतारी, हाथ में पकड़ी और एक तरफ दोनों पैर करके बाइक पर पीछे बैठ गई। पकड़ कर बैठिएगा मैडम, मैंने कहा और बाइक स्टार्ट की। रास्ता खराब था और मुझे गाड़ी तेज चलानी थी। जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दिया, मीरा का संतुलन बिगड़ा और उसने डरकर अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसका हाथ मखमल जैसा मुलायम था। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। अगले मोड़ पर जब मैंने बाइक झुकाई तो मीरा ने डर के मारे अपने दोनों हाथ मेरी कमर के चारों ओर लपेट दिए और अपनी पीठ मेरी पीठ से सटा दी। उस एक पल में मुझे लगा जैसे मैं सड़क पर नहीं, जन्नत की हवाओं में उड़ रहा हूँ। उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू मेरे पसीने की बदबू पर हावी हो गई थी। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसके शरीर की गर्मी मेरी पीठ को झुलसा रही थी। तो मेरे मन में हजारों रंगीन ख्याल आने लगे। काश यह रास्ता कभी खत्म न हो, काश यह सफर पूरी जिंदगी चलता रहे। लेकिन वह सफर खत्म हुआ, ताज होटल आ गया। मीरा बाइक से उतरी। उसने अपने बाल ठीक किए। थैंक यू कबीर, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। उसने अपने पर्स से 500 का नोट निकाला। यह लो, तुम्हारी मेहनत का। मैंने हाथ जोड़ लिए। नहीं मैडम, आज मैंने एक सवारी को नहीं, अपनी एक दोस्त को मदद की है, तो प्लीज पैसे देकर इसे छोटा मत कीजिए। मैं उसे दोस्त तो नहीं कह सकता था, लेकिन जुबान से निकल गया। मीरा मुस्कुराई। वह मुस्कान इतनी प्यारी थी कि मैं उस पर वार जाने को तैयार था। ठीक है दोस्त, फिर मिलेगी। वह अंदर चली गई, लेकिन मेरा दिल वहीं उसके कदमों में रह गया। उस घटना के बाद हमारे बीच की दीवार थोड़ी कम हो गई थी। अब जब मैं सुबह अखबार देने जाता तो मीरा अक्सर लॉन में मिलती। वो अब मुझे ए लड़के नहीं बल्कि गुड मॉर्निंग कबीर कहकर बुलाती थी। मेरे लिए वह 2 शब्द दिन भर की ऊर्जा बन गए थे। एक रविवार की सुबह जब मैं अखबार देकर मुड़ने लगा, मीरा ने आवाज दी, कबीर रुको। मैं साइकिल रोक कर उसके पास गया तो उसने गेट खोला। इतनी मेहनत करते हो, कभी चाय पीने तो आया करो, आज संडे है, कॉलेज की छुट्टी होगी ना। मेरे कानों पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मीरा सिंघानिया मुझे अपने घर चाय पर बुला रही थी। जी मैडम जरूर, मेरी आवाज़ कांप रही थी। तो आज शाम को 5 बजे आ जाओ, मैं इंतज़ार करूंगी, उसने कहा और अपनी प्यारी सी स्माइल देकर अंदर चली गई। मैं खुशी से पागल हो गया। मैं घर गया, अपने सबसे अच्छे कपड़े निकाले, एक सस्ती सी लेकिन साफ शर्ट जिसे मैंने खास मौकों के लिए रखा था, बालों में तेल लगाया, चेहरे को 3 बार धोया। मैंने अपनी जमा पूंजी से कुछ ताज़े गुलाब भी खरीदे। शाम के 5 बजते ही मैं सिंघानिया विला के गेट पर खड़ा था। मेरा दिल किसी ट्रेन की रफ्तार से धड़क रहा था। वहां वॉचमैन बैठा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या काम है? उसने रुखाई से पूछा। मीरा मैडम ने चाय पर बुलाया है, मैंने चहकते हुए कहा और गुलाब के फूल पीछे छिपा लिए। वॉचमैन हंसा। बेटा, सपना देख रहा है क्या मैडम तुझे चाय पर बुलाएंगी? और वैसे भी मैडम तो पिछले 3 दिन से घर पर नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन उन्होंने तो परसों ही मुझे बुलाया था। वॉचमैन का चेहरा गंभीर हो गया। परसों शाम को ही मैडम बेहोश होकर गिर गई थी। उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, सिटी हॉस्पिटल सुना है, हालत बहुत खराब है। गुलाब के फूल मेरे हाथ से छूटकर धूल में गिर गए। मैं साइकिल वहीं छोड़कर पागलों की तरह सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागा। अस्पताल में भारी भीड़ थी। मैंने रिसेप्शन पर पता किया। मीरा आईसीयू में थी। मैं छिपते छिपाते आईसीयू के बाहर पहुंचा। वहां मीरा के माता पिता और कंपनी के कई लोग खड़े थे। मीरा की मां फूट फूट कर रो रही थी। डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ। मीरा के पिता मिस्टर सिंघानिया डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ रहे थे। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। मिस्टर सिंघानिया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन मीरा जी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। डायलिसिस पर ज़्यादा दिन नहीं रखा जा सकता। हमें अर्जेंट किडनी डोनर की ज़रूरत है। आपका और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा और वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। तो क्या मेरी बेटी मर जाएगी? मीरा की माँ की चीख ने अस्पताल के गलियारे को दहला दिया। मैं एक कोने में खड़ा सब सुन रहा था। मेरी मीरा मौत के मुहाने पर खड़ी थी। वह लड़की जिसने मुझे इज्जत दी, जिसने मेरे ऑटो में बैठने में शर्म महसूस नहीं की, वो ऐसे नहीं जा सकती। मैं बिना एक पल सोचे डॉक्टर के केबिन में घुस गया। डॉक्टर साहब, मैं हाँफ रहा था, मेरा ब्लड ग्रुप चेक कीजिए, मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो, रिश्तेदार हो? नहीं सर, मैंने कहा, मैं उनका एक दोस्त हूँ। बस आप चेक कीजिए। मेरी जांच हुई तो घंटे भर बाद रिपोर्ट आई। चमत्कार या मेरा प्यार, मेरा ब्लड ग्रुप और टिश्यू मैच हो गए थे। डॉक्टर ने कहा कि मैं डोनेट कर सकता हूँ। यह खबर सुनते ही मीरा के पिता मेरे पास आए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, तुम फरिश्ते हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। ये आत्मसम्मान को चोट लगी अंकल, मैं अपनी किडनी बेच नहीं रहा हूँ। मैं ये मीरा मैडम के लिए कर रहा हूँ, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। मिस्टर सिंघानिया हैरान रह गए। एक गरीब ऑटो वाला करोड़ों का ऑफर ठुकरा रहा था। मैंने उनसे कहा, बस मेरी एक शर्त है। क्या? बोलो बेटा। मीरा मैडम को कभी मत बताइएगा कि किडनी किसने दी है। मैं नहीं चाहता कि वो पूरी जिंदगी एक अखबार वाले के एहसान के नीचे दबी रहें। उन्हें लगेगा कि उन्होंने मेरी कीमत नहीं चुकाई। प्लीज मेरा नाम गुप्त रखिएगा। उन्हें कहिएगा किसी अनजान डोनर ने दी है। मिस्टर सिंघानिया की आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। अगले दिन ऑपरेशन हुआ। मेरी एक किडनी निकालकर मीरा के शरीर में लगा दी गई। ऑपरेशन के बाद जब मुझे होश आया तो मेरे पेट में असहनीय दर्द था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। मीरा अब जिएगी, मेरी एक किडनी उसके अंदर धड़केगी। हम हमेशा के लिए एक हो गए थे, चाहे उसे पता हो या ना हो। 2 दिन बाद जब मैं थोड़ा चलने लायक हुआ, मैं चुपचाप अस्पताल से निकल गया। मैंने मीरा से मिलना भी ठीक नहीं समझा। अगर मैं उसे देखता तो शायद कमजोर पड़ जाता। अस्पताल से निकलने के बाद मैंने वह शहर छोड़ दिया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात एक कर दिया। मेरे पास अब एक ही मकसद था, मीरा के काबिल बनना। मैं नहीं चाहता था कि जब हम मिले तो वह मुझे दया की नज़र से देखे। मैं उसकी बराबरी करना चाहता था। मैंने अपनी MBA पूरी की तरह मेरी मेहनत रंग लाई। कैंपस प्लेसमेंट में मुझे देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने खुराना ग्रुप में नौकरी मिल गई। मेरी लगन, मेरे आइडियाज़ और मेरे काम करने के जुनून ने मुझे बहुत जल्दी तरक्की दी। सिर्फ 2 साल के अंदर मैं एक जूनियर मैनेजर से प्रोडक्शन हेड बन गया। अब मैं कबीर अखबार वाला नहीं था, मैं कबीर मल्होत्रा था। मेरे पास अपनी कार थी, अच्छा फ्लैट था और बैंक बैलेंस भी, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी वो अखबार वाला लड़का जिंदा था जो मीरा की एक झलक पाने को तरसता था। दूसरी तरफ मीरा की कंपनी सिंघानिया टेक्सटाइल्स बुरे दौर से गुजर रही थी। तो मेरे पिताजी की बीमारी के बाद मैंने अखबारों में पढ़ा था कि मीरा ठीक हो गई है और कंपनी संभाल रही है, लेकिन खुराना ग्रुप मेरी कंपनी ने मार्केट पर कब्जा कर लिया था। इसका सबसे बड़ा कारण था मेरी बनाई हुई रणनीतियां अनजाने में ही सही, मैं अपने प्यार की कंपनी को बर्बाद कर रहा था। एक दिन हमारे ऑफिस में खबर आई कि सिंघानिया टेक्सटाइल्स की मालकिन मीरा सिंघानिया हमारे साथ एक मीटिंग करना चाहती हैं। वह हमारी कंपनी के प्रोडक्शन हेड यानी मुझसे मिलना चाहती थी ताकि जान सकें कि हम उन्हें कैसे हरा रहे हैं, या शायद मुझे अपनी कंपनी में शामिल होने का ऑफर देने के लिए। मीरा ने मुझे एक पर्सनल लेटर लिखा। वह लेटर मेरी टेबल पर रखा था। उसके शब्दों में वही कशिश थी।
वो मुझे जानती नहीं थी, वो तो मिस्टर मल्होत्रा से मिलना चाहती थी। मीरा से मिलने की बेचैनी ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। 2 साल, 730 दिन, 17,520 घंटे मैंने इस पल का इंतज़ार किया था। अगले दिन मैं अपने सबसे महंगे सूट में सिंघानिया टेक्सटाइल्स के ऑफिस पहुंचा। ये वही बिल्डिंग थी जहां मैंने उसे बाइक से छोड़ा था। आज मैं ऑटो से नहीं, अपनी ऑडी कार से उतरा था। रिसेप्शनिस्ट मुझे आदर से अंदर ले गई। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। वहाँ बड़ी सी टेबल के उस पार मीरा बैठी थी। वह फाइल में देख रही थी। वह पहले से थोड़ी कमज़ोर लग रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज़ बैठिए। आई एम ग्लैड कि आप आए, मीरा ने बिना सिर उठाए कहा। थैंक यू, मिस सिंघानिया, मैंने अपनी भारी आवाज़ में कहा। मेरी आवाज़ सुनकर मीरा का हाथ रुक गया। उसने धीरे से सिर उठाया। जैसे ही उसकी नज़रें मुझसे मिलीं, उसके हाथ से पेन गिर गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम? उसकी आवाज़ में अविश्वास था। कबीर, अखबार वाले? सिट नवी। मैं मुस्कुराया और आत्मविश्वास के साथ कुर्सी पर बैठा। जी मैडम, कबीर। अब अखबार नहीं बांटता, अब खुराना ग्रुप का प्रोडक्शन संभालता हूँ। मीरा को जैसे लकवा मार गया हो, वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और मीरा के पिता मिस्टर सिंघानिया और उनका पुराना मैनेजर अंदर आए। मिस्टर सिंघानिया मुझे देखते ही रुक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम बेटा, तुम यहाँ? मिस्टर सिंघानिया लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। मीरा ने अपने पिता को देखा। डैड, आप इसे जानते हैं? ये तो वही लड़का है जो हमारे घर अखबार फेंकता था। मिस्टर सिंघानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे पास आए और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मीरा, ये सिर्फ अखबार वाला नहीं है, ये वो फरिश्ता है जिसे हम पिछले 2 साल से ढूंढ रहे हैं। मीरा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मिस्टर सिंघानिया ने रूंधे गले से कहा, बेटा, जब तुम मौत के मुंह में थी, जब कोई अपना काम नहीं आया, तब इस लड़के ने, जिसे हम शायद जानते भी नहीं थे, अपनी एक किडनी तुम्हें देकर तुम्हारी जान बचाई थी। और इसने मुझसे कसम ली थी कि मैं तुम्हें कभी ना बताऊं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ एसी की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। मीरा ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तुम? उसने मेरे सीने पर हाथ रखा, जैसे यकीन कर रही हो कि मैं हकीकत हूँ। तुमने मुझे अपनी किडनी दी और फिर गायब हो गए। क्यों कबीर, क्यों? मैंने उसके गाल पर लुढ़क आए आंसू को अपने अंगूठे से पोंछा, क्योंकि तब मैं सिर्फ एक अखबार वाला था। मीरा, अगर मैं तब तुम्हारे सामने आता तो तुम इसे मेरा एहसान समझती? तुम शायद मुझे पैसे देकर विदा कर देती। मैं नहीं चाहता था कि तुम मजबूरी में मेरा शुक्रिया अदा करो। मैं तुम्हारे बराबर बनकर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे मिलना चाहता था। मैं सौदा नहीं, प्यार चाहता था। मीरा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने सबके सामने मुझे कसकर गले लगा लिया। वो मेरे कोट को अपनी मुट्ठियों में भींचकर बच्चों की तरह रोने लगी। आई एम सॉरी कबीर, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुम तो मेरी जिंदगी हो। उस दिन सिर्फ 2 कंपनियां नहीं मिली, 2 टूटे हुए दिल मिले थे। मैंने खुराना ग्रुप छोड़ दिया। मैं अपनी यानी हमारी कंपनी सिंघानिया टेक्सटाइल्स में पार्टनर बन गया। मीरा और मैंने मिलकर दिन रात मेहनत की और 1 साल के अंदर अपनी कंपनी को फिर से नंबर 1 बना दिया। सफलता की इस खुशी में मीरा ने अपने घर पर एक ग्रैंड पार्टी रखी। शहर के सारे बड़े लोग आए थे, लेकिन मीरा की नज़रें सिर्फ मुझे ढूंढ रही थीं। पार्टी खत्म होने के बाद जब आखिरी मेहमान चला गया, मीरा मेरे पास आई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वह बला की खूबसूरत लग रही थी। कबीर, उसने मेरे कान में फुसफुसाया, सारे मेहमान चले गए, लेकिन एक काम अभी बाकी है।
क्या? मैंने पूछा। वो चाय जो 2 साल पहले अधूरी रह गई थी, आज पूरी करनी है। क्या तुम मेरे घर के अंदर चलोगे? मैं मुस्कुराया। हम अंदर गए तक घर शांत था। नौकर चाकर अपने क्वार्टर में जा चुके थे। मीरा किचन में गई तो मैं उसके पीछे पीछे गया। वह चाय बनाने के लिए पानी गर्म करने लगी। मैं किचन के दरवाजे पर टैक लगाकर उसे देखता रहा। वो कितनी घरेलू, कितनी अपनी लग रही थी। मैं धीरे से उसके पीछे गया। मेरी सांसें उसके कानों से टकराने लगी। क्या मैं मदद करूं? मैंने पूछा। मीरा के हाथ ठिठक गए। उसने गैस बंद कर दी और मेरी तरफ पलटी। हम दोनों के बीच इंच भर का भी फासला नहीं था। उसकी आंखों में जो नशा था वो किसी शराब से ज्यादा गहरा था। तुम आ गए हो, उसने मेरी शर्ट के बटन पर उंगली फिराते हुए कहा। अब मुझे किसी और मदद की जरूरत नहीं। माहौल में तनाव और आकर्षण दोनों चरम पर थे। मैंने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। उसने विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। मुझे डर लगता है कबीर, उसने कहा। कहीं यह सपना तो नहीं? अगर यह सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता, मैंने कहा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। मीरा ने मेरे गले में बाहें डाल दी। चाय ठंडी हो जाएगी, उसने शरारत से कहा। हो जाने दो, मैंने कहा और उसे लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेडरूम का दरवाजा बंद हुआ और पूरी दुनिया बाहर रह गई। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया। उसकी जुल्फें तकिए पर बिखरी हुई थी जैसे काली घटाएं। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मीरा, मैंने अखबार बांटते हुए तुम्हें देखा था, ऑटो चलाते हुए तुम्हें चाहा था और अस्पताल के उस बिस्तर पर तुम्हें अपनी जान दी थी। आज मैं तुम्हें अपनी रूह देना चाहता हूँ। मीरा ने मुझे अपनी ओर खींचा। मैं तुम्हारी हूँ कबीर, सिर्फ तुम्हारी। उस रात बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई थी, बिल्कुल उस पहली मुलाकात की तरह, लेकिन इस बार कोई दूरी नहीं थी। हमने एक दूसरे को उस तरह चाहा जैसे प्यासा रेगिस्तान बारिश की बूंदों को पीता है। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई झिझक नहीं। जब दो रूहें मिलती हैं तो शब्द खत्म हो जाते हैं, बस एहसास रह जाते हैं। हमारी धड़कनें एक हो गई थीं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, तो मीरा मेरी बाहों में सो रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था। मैंने उसके माथे को चूमा तो उसने आंखें खोली और मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग पार्टनर्स। गुड मॉर्निंग लाइफ पार्टनर, मैंने सुधारते हुए कहा। और इस तरह एक अखबार वाले की अधूरी कहानी एक मुकम्मल इश्क में बदल गई। उसने साबित कर दिया कि प्यार हैसियत नहीं देखता, प्यार सिर्फ त्याग देखता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो कबीर का प्यार और उसका त्याग हमें सिखाता है कि सच्चा इश्क पाने के लिए कभी कभी खुद को खोना पड़ता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया है तो हमारे चैनल पॉकेट डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें। हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही जज्बातों से भरे अफसाने लाते रहेंगे। सच्चा प्यार वो नहीं जो आपको कमजोर बनाए, सच्चा प्यार वो है जो आपको दुनिया जीतने की ताकत दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कबीर का कौन सा फैसला सबसे अच्छा लगा। शुक्रिया।